नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि 2 अगस्त से हम आप सभी के लिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका एनालिसिस, उनके ऊपर चर्चा लेकर आ रहे हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास है। आज 2 अगस्त है और हमारे पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 से यदि प्रीलिम्स परीक्षा से अगर आज के दिन से देखा जाए तो हमारे पास निर्धारित 290 दिन के आसपास बचे हैं। तो अगले 290 दिन तक यदि हम डेली इसका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि द हिंदू तो आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस में केवल हम एक्सप्लेन्ड वाला जो पेज है और वर्ल्ड वाला पेज है, ये 2 पेज किया करेंगे। तो उसकी क्लास भी आपकी डिफरेंट जो सत्र है दूसरे वीडियो में आपकी हम कराएंगे, लेकिन इसके जो वीडियो के माध्यम से आज हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहां पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि ट्रम्प्स टू डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स। ठीक है, रशिया के खिलाफ ट्रंप ने ये आदेश दिया है कि हम उनके खिलाफ न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय करेंगे। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है डीप टाइज से रिलेटेड। ये भारत के जो आसपास के जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए ये आर्टिकल्स है। और उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते थे। जब एक समय था कि जब ऐसे आर्टिकल्स जो थे या जो ऐसी न्यूज़ थी या ऐसे फैक्ट्स थे वो यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल के अगर यदि परीक्षा को देखा जाए, प्रीलिम्स परीक्षा को देखा जाए, तो उसमें अवार्ड से रिलेटेड सवाल कई पूछे गए हैं, इस प्रकार के फैक्ट्स भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। दूसरा, आईमेक कॉन्फ्रेंस, ये जो आपका IMEC है, इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हो गया हमारा मैनग्रोव की यहां पर मैनग्रोव ड्राइव बिजनेस। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आपका एडिटोरियल वाले पेज पे आया है। इसमें मैनग्रोव से संबंधित क्या हमारी जो इसका महत्व है और इससे कैसे बिजनेसेस को एक आधार मिलता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ये एक है रिपोर्ट ऑन फेलियर ऑफ PSLV C61 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। ये इसरो के द्वारा PSLV भेजा गया था, जिससे आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा जाना था और ये मिशन किसी वजह से फेल हो गया। इसके ऊपर इसरो ने जो रिपोर्ट बनाई है उसको जल्दी से प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम साथ साथ करते चलेंगे। उससे पहले आज का हमारा जो महत्वपूर्ण सुविचार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। द कोट्स ऑफ द डे, वो ये कहता है कि ग्रेट थिंग्स comes from the hard work and perseverance। केवल एक दिन हार्ड वर्क कर लिया या 2 दिन हार्ड वर्क कर लिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, और उससे कोई आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो भी अचीव नहीं होता। हमें स्वाध्याय की जरूरत है, हमें अध्यावसायी होने की जरूरत है, हमें परसेवरेंस की जरूरत है। क्योंकि मैंने आप सभी से कहा है कि बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले का सिलेक्शन हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग का सिलेक्शन हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। सिलेक्शन उसका होता है जो अध्यावसाय के साथ लगातार परिश्रम करता है, लगा ही रहता है जब तक कि उसको लक्ष्य अचीव ना हो जाए। मैंने आज एक कोट भी लिखा था, अनंत आईएएस कोचिंग का जो पेज है उस पे कोट लिखा था कि मैं ये जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी है ये एक ऐसी जमीन है जहां पर बहुत सारी जवानियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत के बल पर, अपने स्वाध्याय के बल पर, अपने स्वावलंबन के बल पर एक ऐसा बीज बनकर दिखाऊंगा जो उगेगा भी और बढ़ेगा भी। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ हम आज की जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उन पर चर्चा करना शुरू करते हैं। ट्रंप अनवील्स स्लीव ऑफ न्यू टैरिफ्स ऑन नियरली 70 नेशंस, कनाडा फेसेस पिनिटिव लेवी। तो इन्होंने कनाडा के ऊपर भी जो इनका पड़ोसी देश है, जो बिल्कुल इनका नियरेस्ट पड़ोसी है, उसके ऊपर भी इन्होंने जो लेवी लगाया है। ट्रंप ने ये बयान दिया कि हम 70 नेशंस के ऊपर ये जो टैरिफ है वो लगाने वाले हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और कनाडा के लिए इन्होंने कहा कि भैया कि 35%, पहले 25% था, हम उसको बढ़ाकर 35% करेंगे। और इसका क्या कारण है ये जानेंगे। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि
जो कनाडा के बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की योजना की घोषणा के बाद कनाडा के लिए व्यापारिक परिणामों की चेतावनी दी थी। ठीक है, तो जो मार्क कार्नी हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हम एक योजना बना रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे दें, एक अलग स्टेट का दर्जा दे दें। इसी के ऊपर ट्रंप ने जो नाराज होकर कहा कि भैया हम इनके ऊपर भी टैरिफ बढ़ाएंगे, और इनके ऊपर केवल नहीं बढ़ाएंगे, 70 नेशंस जो हैं उनके ऊपर भी हम टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 70 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की, जिसमें पड़ोसी देश कनाडा पर 35% का भारी भरकम जो टैक्स है वो भी लगाया गया है। ये टैरिफ उनकी रॉ इकोनॉमिक पावर, यहां पर कच्ची आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन है, जिसे ट्रंप अमेरिकी निर्यातकों को मजबूत स्थिति में लाते हुए और विदेशी आयात को रोककर घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए देखते हैं। लेकिन इस शक्ति भरे रुख ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक नतीजों की भी आशंकाएं बढ़ा दी हैं। देखिए दोस्तों, जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स है, ये बहुत ही एक मतलब पेचीदा जैसे कहते हैं कि विषय है। अगर आप ये सोच लें कि हम अपना घरेलू जो बाजार है वो बाहर के लिए बंद कर देंगे और किसी से भी कोई संबंध नहीं रखेंगे, अपने देश में ही व्यापार रखेंगे, तो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं कई बार उनके नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और अर्थव्यवस्था इतना व्यापक विषय है कि इसको डेली हम मतलब हर बीते दौर में हम इसको बार बार जो आता हुआ समय है उसमें हम इसको डेली मतलब सोचते हैं और नए कॉन्सेप्ट निकालते हैं। और जब वेल्थ ऑफ नेशंस वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, जो लेसेज फेयर का सिद्धांत आया था, तब से इकोनॉमिक्स में बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट भी ढूंढ निकाले गए हैं, और ये मतलब हमेशा मतलब चलता रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम, जो कि आपकी मेक्सिको की हैं, इन्होंने कुछ बातचीत की होगी, उसके बाद क्या हुआ था कि अभी इनके ऊपर ईज कर दिया है, इनको बोल दिया है मेक्सिको को कि भाई अभी आपके ऊपर हम नहीं लगा रहे हैं टैरिफ, आपको 90 दिनों के लिए हम जो टैरिफ लगाना आपके ऊपर टाल देते हैं। तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही है, काफी दिनों से बात की जा रही है। अभी आपने देखा था कि भाई इन्होंने 125% कर दिया था चीन के ऊपर, और चीन ने इनके ऊपर 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया था। तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई आप हमारे ऊपर बढ़ाएंगे, हम आपके ऊपर भी बढ़ाएंगे। और ट्रंप लगातार भारत जैसे देशों पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाई आपकी जो टैरिफ नीति है, आपका जो टैरिफ है वो सबसे ज्यादा है विश्व में, इसलिए हम आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और आगे इन्होंने क्या बात कही वो भी हम इससे रिलेटेड जो और आर्टिकल्स हैं उनमें देखेंगे। और हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई अभी जो मैंने पिछली घोषणा जो की थी कि शुक्रवार से इसको लागू कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। तो इसमें एक तरह से सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि भाई जो ट्रंप हैं ये चाहते हैं कि जो दूसरे देश आएं और इनसे नेगोशिएट करें। और इसमें कहीं ना कहीं आप ये भी देखते हैं कि यदि भारत की दृष्टि से इसे देखा जाए तो भारत के रूस के साथ जो बढ़ते हुए संबंध हैं कि भाई हमें जो भी जैसे हथियार निर्यातक देश है रूस, हमने बहुत सारे हथियार खरीदे अपनी सुरक्षा के लिए, S-400 प्रणाली हमने खरीदी, अन्य भी जैसे कि कई सुरक्षा तकनीकें हमने वहां से परचेज की, और हमारा अन्य व्यापार भी चलता है रशिया के साथ। तो कहीं ना कहीं ट्रंप इससे नाराज दिखते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई अगर रशिया के साथ आपकी ज्यादा साझेदारी बढ़ेगी तो हम भी आप पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आप दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाली कंट्री हैं, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में कहा कि भारत अमेरिका संबंधों ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है, इसके बावजूद भी हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, यथावत चलते रहेंगे और बिना किसी कड़वाहट के चलते रहेंगे। ट्रंप ने बुधवार को भारत द्वारा रूस के सैन्य हार्डवेयर और ऊर्जा की खरीद का हवाला दिया और भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ के रूप में एक सैंक्शन या एक दंड की घोषणा की। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत लोगों के बीच संबंधों पर आधारित एक व्यापक वैश्विक
वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। इस साझेदारी ने कई बदलावों और चुनौतियों का सामना किया है। हम ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं जिसके लिए हमारे दोनों देश प्रतिबद्ध हैं और हमें विश्वास है कि संबंध आगे इसी प्रकार से यथावत आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कोई ये जो टैरिफ वॉर जो चल रही है, जो मौखिक वॉर चल रही है, इससे फर्दर कोई कड़वाहट नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में मानता है कि भाई हम किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम एक सोवरेन, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर हमें जिससे अच्छा लगेगा हम अपनी नीतियां उससे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि हम किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी अगर हमें व्यापार में किसी देश से मतलब संबंध आगे बढ़ाने से फायदा होगा तो हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और सभी देशों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है। हम किसी के लिए ज्यादा या किसी के लिए कम नहीं है और सभी देशों पर हम क्या कहते हैं, एक समदर्शी भावना से आगे चलते हैं। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका संबंधों में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मई 1998 में भारत द्वारा परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के तरीके में भारत नवीनतम चुनौतियों का सामना करेगा। ठीक है, आप सभी को पता चल गया कि भाई ये ट्रंप ने किस चीज की वजह से हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं। दूसरी बात, ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई ब्रिक्स राष्ट्रों पर भी इन्होंने निशाना बनाया। और आप सभी को पता है कि भारत संस्थापक सदस्य है ब्रिक्स का, और अभी ब्रिक्स का भी जो फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी दिन मैं आपको ब्रिक्स और नाटो का कंपैरिजन बताऊंगा। आप सभी को पता चलेगा कि ब्रिक्स कई मामलों में नाटो की जो कंट्रीज हैं, मतलब 49 करीब कंट्रीज हैं, उनसे कई मामलों में ब्रिक्स आगे निकल चुका है। और ब्रिक्स में तो आप समझ लिए कि 9 या 10 कंट्री हैं। फिर भी जो अमेरिका के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला जो नाटो गठबंधन है, उससे कई मामलों में अब ब्रिक्स आगे निकल गया है। रूस से ऊर्जा और सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने के लिए भारत पर निशाना साधने के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स समूह की भी आलोचना की थी, जिसके भारत और रूस संस्थापक सदस्य रहे हैं। आप जानते हैं कि उनके पास ब्रिक्स है, जो मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, श्री ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस से मीडिया में कहा। तो वो अभी ब्रिक्स के जो समूह में जो देश हैं, उनको एक तरह से एंटी अमेरिका समूह मानने लगे हैं। तो इसकी वजह से ये और इनकी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। हालांकि भारत 2009 से ही लगातार सदस्य बना हुआ है ब्रिक्स का, और भारत ने नई ऊंचाइयां भी छुई हैं। अभी आप सभी को पता है कि ब्रिक्स पे का भी कॉन्सेप्ट आने वाला था, जो कि आपका स्विफ्ट जो सिस्टम है, जिसकी वजह से लोन वगैरह वाली जो डिजिटली फॉर्म में जो लोन लिए जाते हैं, उसकी एक तरह से ऑथेंटिकेशन की जाती है। वो वाला सिस्टम भी एक मतलब उसको बदलकर भारत ने जो ब्रिक्स देश हैं, उन्होंने ब्रिक्स पे को अपनाने की बात कही थी। इसके बाद अमेरिका की काफी तल्खी देखने को मिली थी। और आगे बात करेंगे कि इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी टू यूएस। भारत द्वारा अमेरिका को डिजिटल और जेट ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर किसी भी आयात शुल्क या टैरिफ से छूट जारी है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल यह संकेत नहीं दिया है कि रूस के साथ नई दिल्ली के ऊर्जा व्यापार को रोकने व किसी तरह का जुर्माना लगाने की वो योजना बना रहे हैं। हालांकि बुधवार को श्री ट्रंप ने रूस के साथ हमें भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंधों के साथ ही मौजूदा व्यापार बाधाओं पर चिंता का हवाला देते हुए भारत पर 25% टैरिफ और एक अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा की थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, वे केवल अमेरिका आने वाले भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लागू करता है। और इसमें एक जो बहिष्करण सूची भी है, जिसमें दवा उत्पाद, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, सक्रिय दवा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी सामान, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, एसएसडी और कंप्यूटर, और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, एलएनजी, परिष्कृत लिक्विड नेचुरल गैस आपकी होती है, और आपका जो प्रोसेस्ड जो फ्यूल है, बिजली और कोयला शामिल है। ठीक है, तो इन्होंने एक ये बहिष्करण सूची बनाई कि भैया ये जब भी भारत से वहां पर निर्यात किए जाएंगे, अमेरिका को निर्यात किए जाएंगे, तो ये जो है
वो लागू रहेगी, टैरिफ लागू रहेगी। बड़ी राहत, उन्होंने कहा कि अगर रूस से तेल आयात के लिए भारत पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है तो यह भी राहत की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन ने किसी जुर्माने का संकेत नहीं दिया है। एक विश्लेषक ने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन क्या पता क्या हो जाए। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले सिर्फ 0.2% से बढ़कर अब कुल कच्चे तेल के आयात में 35 से 45% की हिस्सेदारी के साथ रूसी तेल पर भारत की निर्भरता बढ़ गई है। और इसी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से नाराज चलता है, ट्रंप की भी तलखी जो है कई बार देखने को मिलती है। और अब जो ये चल रहा है भाई, टैरिफ वॉर जो चल रही है, इसी बीच क्या हुआ कि जो रिकी गिल हैं, जो व्हाइट हाउस के एडवाइजर हैं, इनको दिल्ली भेजा गया। किस लिए भेजा गया? जो IMEC की जो कॉन्फ्रेंस है, ये इसके लिए भेजा गया। IMEC क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है नई दिल्ली में, उसके लिए भेजा गया है। अब आप सभी को बता देते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये इंडिया में यहां बॉम्बे से शुरू होते हुए प्रेशियस ग्रीस तक जाता है, जो कि आपका जो अरेबियन गल्फ है उससे होते हुए यूरोप तक पहुंचता है। ये एक मल्टी ट्रांसपोर्ट मतलब आपका लिंक है, जिसमें क्या क्या आता है? द प्रपोज IMEC विल कंसिस्ट ऑफ द रेल रोड भी आता है इसमें, शिफ्ट टू रेल नेटवर्क भी आता है, और रोड ट्रांसपोर्ट भी इसमें आता है। दो कॉरिडोर इसके अंदर हैं। पहला तो भाई ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो कि आपका इंडिया से अरेबियन गल्फ तक है। दूसरा नॉर्दर्न पार्ट है इसका, जो कि आपका गल्फ से यूरोप तक है। मतलब इस एरिया तक जाने के बाद पहला तो आपका ये ईस्टर्न हो गया, दूसरा आपका ये नॉर्दर्न कॉरिडोर हो गया या नॉर्दर्न पार्ट हो गया। इसके दो हिस्से हैं। और इसके सिग्नेटरीज कौन कौन हैं? इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, ये इसके सिग्नेटरी हैं, हस्ताक्षर करता है। तो ये सवाल प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के हस्ताक्षरता कौन कौन है। तो ये वो पोर्ट्स भी बता दिए गए हैं कि इंडिया के, मिडिल ईस्ट के, इजराइल के और यूरोप के कौन कौन से पोर्ट जो हैं इसके अंतर्गत जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 में इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई थी और तब से ये चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फर्दर इसमें क्या होता है, क्योंकि इसका भी हाल कहीं वही ना हो जो चाबहार पोर्ट बंदरगाह जो है, चाबहार पोर्ट ईरान में है और उसमें भारत ने काफी पैसा भी लगाया था और उसके बाद अभी उस पर जो काम धीमा चल रहा है, उसी तरह कहीं ये इस IMEC कॉरिडोर के साथ भी ना हो। ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा चिंता का। उसके बाद हम बात करेंगे अवार्ड्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, UPSC की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अन्य एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। 12th फेल जो है इसको बेस्ट फिल्म के रूप में, सबसे अच्छी फिल्म के रूप में नामित किया गया है। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को सबसे अच्छे एक्टर के रूप में नामित किया गया है। यहां पर मैंने इसकी एक समरी यहां पर बना दी है। ये आप देख सकते हैं कि रानी मुखर्जी वाज एडजस्ट द बेस्ट फीमेल एक्टर फॉर हर रोल इन मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये मूवी आप जरूर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। एक बच्चे जो रानी मुखर्जी जिसमें किरदार निभा रही हैं, उनको नॉर्वे में वो जाती हैं, वहाँ पर इन्हें अपने बच्चों को ही प्राप्त करने के लिए बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। और इस मूवी में इनका जो रोल है, जो अभिनय है, उसके लिए इनको बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड भी मिला है। द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड शेयर्ड बाय द शाहरुख खान एंड फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर द 12th फेल। 12th फेल वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। ये जो अवार्ड रखे गए ये 71st थे, 71वें फिल्म फेयर अवार्ड्स थे ये। द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड फॉर द सपोर्टिंग रोल वॉज शेयर्ड बाय द विजय राघवन फॉर पुक्कालम मलयालम मूवी है, एंड मुथुपेट्टई सोमू भास्कर फॉर पार्किंग, ये तमिल मूवी है। उर्वशी वॉन द बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड फॉर अ सपोर्टिंग रोल फॉर उलोजुकू मलयालम मूवी है, अलोंग विद द जानकी वोडीवाला फॉर वश गुजराती मूवी है। द बेस्ट फिल्म डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो सुदीप्तो सेन को मिला है। कौन सी मूवी के लिए मिला है? केरला स्टोरी के ऊपर मिला है। और
ये नाम एक लिखा हुआ है PVNS रोहित, द बेस्ट मेल सिंगर फॉर द सॉन्ग प्रीमिथुंडा इन द फिल्म बेबी, जो कि तेलुगु मूवी है। इसका ये जो गाना है इसके ऊपर इनको बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला है। और शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी? सिंगर फॉर द छलिया इन जवान मूवी में। तो ये एक बार आपको मैं एक PDF शेयर कर दूंगा, अनंत IAS कोचिंग का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अब ये रिपोर्ट मैंने आप सभी को बताई थी कि भैया ये जो हमारा PSLV है, ये हमारा C61 जो है PSLV फेल हो गया है, जिसके द्वारा हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जाना था। शुरुआती फेज में जब इसको जो इसने टेक ऑफ लिया था वहां पर, तो ये द PSLV हैड अ परफेक्ट लिफ्ट ऑफ, जो लिफ्ट ऑफ इसका हुआ था वो परफेक्ट हुआ था। उसके बाद इसमें कुछ गड़बड़ आई और उसके बाद ये मिशन फेल हुआ। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि देखिए हमने PSLV 100 से ज्यादा PSLV मिशन किए हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसको मिलाकर कितने मिशन हमारे PSLV के फेल हुए हैं। हालांकि बहुत ही कम फेल हुए हैं। और ये भी एक मतलब बात है कि ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट जो है इसके साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। आप सभी को पता है कि भारत और नासा के बीच में, इसरो और नासा के बीच में निसार प्रोग्राम, ये जो मिशन चल रहा है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये वाला एक इंडिया और मतलब इसरो और नासा मिलकर कर रही है। इस सभी के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों मैं दोबारा आप सभी को बताऊंगा कि देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल ढूंढना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताना ये बहुत जरूरी है, लेकिन हम आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे। भैया जो इधर आपने पढ़ा उसको अगर आप दोबारा से स्वयं पढ़ेंगे, कि जैसे कि हमने आपको कोई आर्टिकल पढ़ाया वो क्रूड ऑयल के बारे में है, क्रूड ऑयल को अगर आप विकिपीडिया पे खुद जाकर सर्च नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने विकिपीडिया पे डाला कि क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल के बारे में आपको सारी बताई देगी, भाई ये किस अवस्था में प्राप्त होता है, किस प्रोसेस से प्राप्त होता है, इसको कैसे रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी में क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाते हैं, फिर जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है। जैसे कि जो क्रूड ऑयल होता है 2 तरीके का होता है, स्वीट क्रूड ऑयल होता है, सोर क्रूड ऑयल होता है, और इनके अलग अलग पार्ट हैं। तो ये एक मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से धीरे धीरे आप जैसे जैसे सर्च करते जाएंगे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और यूपीएससी इस प्रकार से मतलब यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है उस वहां तक जो भी सिलेबस, वो सब कुछ आपके सिलेबस में है, और जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वो भी आपके सिलेबस में है। तो इसलिए यूपीएससी के लिए आपको विकिपीडिया का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। आपको मतलब सर्च करते हुए जाना है, फर्दर ये सर्च किया और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सर्च करनी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि WTI, सॉरी आपको मैं कलर चेंज करके बता, WTI ये क्या है, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, ये किसका एक प्रकार है, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। आप मुझे सभी कमेंट करके बताइए। इंडिया नीड्स टू एंगेज इट्स नेबर्स मोर क्लोजली, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई भारत को जो इंडिया के जो नेबर हैं हमें इनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हैं, और हमारी पड़ोसी पहले या नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद मुइज्जू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इनको बुलाया जाना एक मतलब इस मामले में, इस दिशा में एक अच्छा कदम है, और उससे थोड़ी सी नजदीकियां भी बढ़ी हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पिछली इब्राहिम सोली की सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, और वो जो भी काम करते थे वो इंडिया को एक अच्छे नेबरहुड के तौर पर मतलब कंसीडर करने के बाद ही वो अपनी योजनाएं रखते थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद मुइज्जू की जो सरकार आई, वो मालदीव में जो एक एंटी इंडिया सोशल प्रोग्राम चलाया गया, सोशल मीडिया पर चलाया गया। उसके बाद भारत ने भी, जैसे ही इनकी सरकार आई और इन्होंने कुछ बयानबाजी की, भारत ने भी इनको मालदीव के बहिष्कार का
अभियान चलाया गया और इनका भी वही हाल हुआ जो टर्की का हुआ। बाद में टर्की, अजरबैजान, ये एक तरह से देवर बैगिंग कि भाई हमारे पास आप आइए, हमारा देश अच्छा है, आप पर्यटक भेजिए। तो इनकी भी हालत वही हो गई, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि एक बार लक्षद्वीप गए, फिर उसके जस्ट बाद वो लक्षद्वीप गए, और भारत के वो सभी पर्यटक जो कि मालदीव जाना पसंद करते थे, उन्होंने सभी ने लक्षद्वीप का रुख किया, और जिसकी वजह से मालदीव को भी एक तरह से उनको भी परेशानी हुई कि भाई इस तरह से तो हमारा जो पर्यटन है वो कम हो जाएगा। तो इसके बाद इनके व्यवहार में जो सख्ती थी वो कहीं कहीं नरमी में बदली है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी धीरे धीरे मतलब भारत के प्रति अपने रवैये को थोड़ा सा नर्म किया, और इसकी वजह से जो बातें हैं फिर वो आगे बढ़ने लगी। मत्स्य पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल समाधान और फार्मा के क्षेत्र में भारत ने इनके साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारत ने मालदीव के साथ एक मजबूत सुरक्षा साझेदारी विकसित करने की दिशा में भी एक कदम उठाया, जिसमें श्रीलंका के साथ त्रिपक्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श भी शामिल है। और अब इनको ये समझ में आ गया है कि भाई भारत एक इतना बड़ा पड़ोसी है हमारा, और इनके साथ यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो इनकी इकोनॉमी के लिए, इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सही नहीं है। तो ये इनको समझ में आ गया। जो आए इसी बेस पर थे कि एंटी इंडिया अपना कैंपेन जो चलाकर ही सत्ता में आए थे, अब इनको भी ये समझ में आ गया कि भाई भारत के साथ यदि संबंध अच्छे नहीं होंगे तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट इनके देश पर भी पड़ेगा, इनके इकोनॉमी पर पड़ेगा, इनके पर्यटन पर पड़ेगा, सब चीजों पर पड़ेगा। व्हाट हैज बीन मिस्ड इन इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी। तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसको हम सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें जो ये लेखक हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, इन्होंने बोला कि भाई डिजिटल सॉवरेनिटी है जो हमारी तो जो डिजिटल जो डाटा है, जो जानकारी है, उनको कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी जो सुरक्षा है उनको हम कहीं ना कहीं क्या है ना, वो बाधित नहीं होनी चाहिए। उनको हम कहीं मतलब ये ना हो कि हम उनको कॉम्प्रोमाइज कर लें कहीं ना कहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई इन्होंने लिखा है कि but remarkably, despite the wide coverage the FTA has received, the impact on India's other highly sensitive digital sector, which permeates every sphere of national activity and holds the key to future। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो डिजिटल जो साइबर स्पेस है, उसकी जो जानकारी है वो सभी चीज़ों में परमिएबिलिटी का मतलब यह है कि वो एक मतलब हर चीज़ में जिसे कहते हैं दखल करती है या हर चीज से जुड़ी हुई है, सेंसिटिवली जुड़ी हुई है। जो डिजिटल सेक्टर है उस पर ध्यान न देना एक बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए डिजिटल सॉवरेनिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिजिटल सॉवरेनिटी होती क्या है। डिजिटल सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि भाई जैसे कि जो हमारी जो डिजिटली जानकारियां हैं उनका भाई उनकी सोर्स कंट्री में ही उनको पार्क किया जाए। ये मतलब इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चलती रहती है कि भैया ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, यदि कहीं ना कहीं इनको ये कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सुरक्षा पर, हमारे डिफेंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। द फैक्ट इज मैनग्रोव ड्राइव बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बता रहा है कि भाई जो हमारे मैनग्रोव वन हैं वो केवल वन नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी सहारा देते हैं। तटीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने और लाखों लोगों को जलवायु संबंधी चरम स्थितियों से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मैनग्रोव ऐतिहासिक रूप से नियोजन और नीतिगत प्राथमिकताओं के हाशिए पर रहे हैं। तो इन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि मैनग्रोव का क्षरण न केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है, केवल पर्यावरणीय चिंता हो ये ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को, हमारे समाज को, हमारी सुरक्षा को, सब चीज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं यदि मैनग्रोव का क्षरण होता है। उनका नुकसान प्राकृतिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देता है, जो शहरी तटरेखाओं के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है, मत्स्य पालन को सहारा देता है और पारिस्थितिकी तंत्र को सेवाओं में अरबों का योगदान देता है।
ठीक है। तो ये सारी नुकसान से बचाने का काम हमें मैंग्रोव करता है। हम मत्स्य पालन का यदि देखा जाए, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए, तटीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो हर तरीके से आपके जो मैंग्रोव हैं वो आपके लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। दोस्तों एक चीज और भी है कि जैसे मान लीजिए कि कोई घुसपैठी आने लग जाए, तो मैंग्रोव जंगल इस तरह से बने होते हैं कि बड़ी उनको पार करना भी बिल्कुल मतलब आसान नहीं है। तो एक तरह से सुरक्षा प्राचीर का भी काम करते हैं। जैसे जैसे दुनिया चरम मौसम की घटनाओं और बढ़ते समुद्र स्तर से जूझ रही है, मैंग्रोव जैसे नीले कार्बन वाले पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु और आर्थिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी उनका मूल्य शायद ही कभी बैलेंस शीट या नीतिगत ढांचों में दिखाई देता है। व्यवसाय, सरकारें और समुदाय इन पारिस्थितिकी तंत्र को सतत विकास और सुरक्षा के सक्रिय चालकों के रूप में कैसे पुनर्कल्पित कर सकते हैं, इसके ऊपर यह चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को देखना है कि इंडिया की जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, IFSR रिपोर्ट है, उसमें एक बार आपको जरूर जाकर देखना है कि भारत में मैंग्रोव कितने परसेंट है, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ है, ये जरूर देखना है। मैंग्रोव का आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन पिछावरम तमिलनाडु में 3535 मिलियन से लेकर सुंदरवन के 664 बिलियन तक है। भाई देखिए, अगर इनकी आर्थिक रूप से यदि इनकी कैलकुलेशन की जाए, इनका वैल्यू अप्रेजल किया जाए, तो असेसमेंट किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये बिलियंस में इनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उनका जो मूल्य है वो सैकड़ों बिलियन में है। अब क्या हुआ कि भाई इसको यदि हमें करना है, मैंग्रोव को अभी हमें ध्यान रखना है, तो इसके लिए हमें 3 स्तंभ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं? प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, ठीक है। यदि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा पर्टिकुलर किस एरिया से लेकर किस एरिया तक हमारे सेंसिटिव मैंग्रोव हैं, तो हम उनकी ध्यान कैसे रख पाएंगे? इसलिए सबसे पहला जो चरण है वो है प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना है। दूसरा, समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए, जो लोकल लोग हैं उनको भी साथ में लेना चाहिए मैंग्रोव को बचाने के लिए। और तीसरा जो है वो ये है कि नागरिक विज्ञान हितधारकों को इस कम मूल्यांकित पारिस्थितिकी तंत्र में आश्चर्य और निवेश उत्पन्न करने और संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई को गति देने की जरूरत है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब हम अपने जो मैंग्रोव हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि एटलीस्ट 4 किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक ऑन साउदर्न एंड ईस्टर्न लेबनान। ईस्टर्न लेबनान और साउदर्न लेबनान में इजराइल ने अपना स्ट्राइक किया है, जिससे कुछ लोग मरे हैं। तो इंपॉर्टेंट यहां पर जो देखने वाली बात है वो ये शब्द आया है, बेक्का वैली, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार प्लेसेस इन न्यूज के जो पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस जो हैं वो न्यूज में रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर बेक्का वैली, ठीक है। बेक्का वैली कहां पर है? ईस्टर्न पार्ट में है, लेबनान के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है। जितने भी प्लेसेस एंड न्यूज हैं मैं आपको टाइम टाइम पर बताता रहूंगा, उन्हें आपको नोट कर लेना है। दूसरा, बोगोटा। बोगोटा कहां है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ठीक है। वहां के प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनको 12 साल का हाउस अरेस्ट, घर में नजरबंद किया गया है। ये जो हमारे वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछी जा सकती हैं। ट्रंप टू डिप्लॉय, देखिए वो आर्टिकल जो हमने शुरुआत में आपको बताया था वो आ गया। ट्रंप टू डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स इन रिस्पॉन्स टू द मेडवेडेव्स कमेंट, ठीक है। डिमिट्री मेडवेडेव ने जो कमेंट किया उसके ऊपर ट्रंप ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भाई वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, शब्दों का ध्यान दीजिए, शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड कैन ऑफन लीड टू अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज। कई बार ये ऐसे परिणामों को दिशा दे सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता, जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की होती। ये ट्रंप ने कहा। ही डज नॉट स्पेसिफाई द मीन न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन। इन्होंने कहा कि भाई हमने न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो डिप्लॉय कर दी हैं रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनके जो बयान है उनकी तरफ से, उनके सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसा बयान आया जिसकी वजह से हमें प्रोवोक हुए और हमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को उनके खिलाफ डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, उन्हें ये नहीं बताया कि उनका मतलब क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन। क्या ये सबमरीन न्यूक्लियर
जो आर्म है उनको ले जाने वाली सबमरीन है या ये खुद ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर से चलती है, ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। दोनों के बीच में क्या अंतर है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर तो आप सभी को पता है, जैसे कि जो डीजल इलेक्ट्रिक होती है वो डीजल और इलेक्ट्रिक से चलती है सबमरीन, लेकिन ये वाली जो है वो न्यूक्लियर पावर से चलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर्ड। और न्यूक्लियर आर्म सबमरीन वो है जिसमें न्यूक्लियर जो आर्म होते हैं वो रखे होते हैं, उनका आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब उनके द्वारा इनको ले जाकर आप मतलब कहीं पर डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर आपको कहीं हमला करना हो, उसके लिए न्यूक्लियर आर्म सबमरीन होती है, ठीक है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना जरूरी है। अब एक ये प्लेसेस इन न्यूज के से रिलेटेड एक और आर्टिकल आ गया, माउंट लेवोटोबी लाकी स्प्यूज लावा एंड वल्केनिक एशब टू एन हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक इसका लावा गया है। ये देखिए आप यहां से देख सकते हैं कि यहां तक इसका लावा गया है, ये ऊंचाई जो है 10 किलोमीटर तक इसका लावा गया है। और ये जगह जो कहां है, ये इंडोनेशिया में है, माउंट लेवोटोबी लाकी, ठीक है, और ये कहां है, ईस्टर्न इंडोनेशिया में है, ठीक है। लेवोटोवी इज अ ट्विन वल्केनो लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इट हैज 2 पीक्स, द लेवोटोवी लाकी जो कि मेल लेवोटोवी जिसे कहते हैं, और लेवोटोवी परमपुअन जिसे फीमेल लेवोटोवी कहते हैं। मतलब ये 2 पर्वत हैं जिसमें एक फीमेल के नाम से जाना जाता है और एक मेल पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में अभी आप ये देखिए, ये आपका इंडोनेशिया है और यहां पर ये इसकी स्थिति है। तो प्लेसेस एंड न्यूज में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट लेवोटोवी लाकी कहां है, तो आपका ये कहां है, इंडोनेशिया में है। और ये जो प्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपने इस बार देखा कि भाई आपसे पूछा गया सार्डिनिया पूछा गया। अब जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो परमा, मोडेना, टस्कनी, लोम्बार्डी, ठीक है, ये सब आपको कहां मिलते हैं, विश्व के, जब आपका इटली का एकीकरण हो रहा है, जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, प्रशिया का एकीकरण हो रहा है, तो वहां पर ये टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं और ये इस बार प्री में पूछ ली गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना है। व्हाट आर ऑल दीज माइक्रोप्लास्टिक डूइंग आवर ब्रेन, ये आर्टिकल बताता है कि भाई जो माइक्रोप्लास्टिक है ये हमारे ब्रेन्स तक, हमारी नसों में, हमारे शरीर में भी एंटर कर चुकी है, हमारी खाद्य श्रृंखला में भी एंटर कर चुकी हैं, हमारे शरीर में भी एंटर कर चुकी हैं, और ये क्या नुकसान पहुंचा रही हैं। द tiny shards of the plastic called microplastic have been detected accumulating in the human brain, but there is not enough evidence to say whether this is doing us harm, expert have said। अभी तक इन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिला है। दिस मोस्टली इनविजिबल पीसेज ऑफ द प्लास्टिक हैव बीन फाउंड एवरीवेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स टू द बॉटम ऑफ द ocean, in the air we breathe and the food we eat. They have also been discovered riddled throughout the human body inside the lungs में भी है, heart में भी पहुंच गए हैं, placentas में भी पहुंच गए हैं, and even crossing the blood brain barrier। The increasing ubiquity of the microplastic has become a key issue in the effort of the to hammer out the world first plastic pollution treaty। ठीक है, तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक है या माइक्रोबीड है, ये एक मतलब खतरनाक स्तर की तरफ जा रहे हैं। और कई बार आपसे सवाल भी पूछा जाता है माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक जो होता है ये सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल्स होता है, किसका, प्लास्टिक का, विद रेगुलर और इरेगुलर शेप। भाई ये गोल भी हो सकता है, माइक्रोबीड्स देखे होंगे ना, जो कि कई जैसे कि फेस वॉश है, फेस वॉश में यूज किए जाते हैं, उसी तरह से इनका जो इरेगुलर साइज भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम द 1 माइक्रोमीटर टू 5 mm, ठीक है, 5 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। आइदर प्राइमरी और द सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये आप सभी को पता है कि जो प्लास्टिक है वो वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, तो ये क्या करती है कि भाई अगर हम जो पानी पी रहे हैं, अगर उसमें कोई छोटा माइक्रोबीड है, माइक्रो प्लास्टिक है, तो सीधा हमारे शरीर में जा सकता है, हो सकता है हमारी ब्लड लाइन में भी पहुंच जाए, लंग्स में पहुंच जाए, लीवर किडनी कहीं भी पहुंच सकता है, हार्ट्स में भी पहुंच सकते हैं। तो इससे
एक नुकसान हो सकता है। और अब तो जो एविडेंस आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि ये हमारे ब्रेन में भी पहुंच गए हैं। हालांकि ये एविडेंस नहीं मिले हैं कि अभी इनसे कोई नुकसान हुआ है, लेकिन हाँ ये हमारे ब्रेन में पहुंच गए हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा आर्टिकल और भी है, और ये हो सकता है कि प्री में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी तक जो सबसे ज्यादा टेस्ट रन वाला जो किसके टेस्ट रन रहे हैं और कितने दिन तक उन्होंने ये रिकॉर्ड होल्ड किया है। यहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर ये देख सकते हैं आप, 33 साल 151 दिन का जो रिकॉर्ड रहा है ये वैली हैमंड के नाम पर रहा है। ठीक है, और इन्होंने कितने रन बनाए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड 7,249 रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का यदि रिकॉर्ड है तो वो अभी सचिन तेंदुलकर के नाम से है, जो कि अभी करंटली चल रहा है और अभी इन्हीं के नाम पर है, और 16 साल से ज्यादा ये रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा की यदि बात आए तो 33 साल 151 दिन वैली हैमंड के नाम पे रहा है। लोग 22 साल वाले भी देखिए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्लेम हिल के नाम पे है 22 साल का रिकॉर्ड। और सबसे पहले जो ये रिकॉर्ड रहा था वो 4 साल 295 दिन का रहा था, जो कि चार्ल्स बैनरमैन के नाम पे रहा था। अब ये चर्चा क्यों आई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों देखिए, जो रूट जो कि अभी फिलहाल खेल रहे हैं, उन्होंने अपना मतलब कोई संन्यास की घोषणा नहीं की गई है, और नियर फ्यूचर उनके संन्यास लेने की भी ऐसी कोई मतलब जो बात नहीं चल रही है। जो रूट ने क्या किया है कि अब वो 13,409 रन बना चुके हैं, जो कि जल्दी से ही मतलब पास करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर को, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जो दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर के बाद वो है ब्रायन लारा, जिन्होंने 11,953 रन बनाए थे, और इनको पास कर दिया है जो रूट ने। तो अब जो अगला टारगेट है जो रूट का वो है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 15,921 रन बनाए। हालांकि इतना आसान नहीं है, ये जो करीब करीब 2800 रन का जो आंकड़ा है ये पार करने में बहुत समय लग सकता है। तो अभी ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि जो रूट इसको पार भी कर दें, लेकिन ये बात जब चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने लारा को, ब्रायन लारा जो क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनको पास कर दिया है, और अगला टारगेट उनका सचिन तेंदुलकर है। और सचिन तेंदुलकर जी ने अब 16 साल तक इस रिकॉर्ड को मतलब धारण किया हुआ है, और अगला मुझे लगता है कि 17-18 साल तक धारण कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय तो इनको भी लग सकता है बनाने में। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि आपसे कभी पूछा जा सकता है प्री की दृष्टि से कि भाई सबसे ज्यादा धारण किसने किया। तो अभी जल्दी जल्दी में फ्लो में हम सचिन तेंदुलकर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो इस रिकॉर्ड को धारण किया है वो वैली हैमंड ने किया है। दोस्तों इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज का हम ये जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं, और जो ये चर्चा होनी बहुत जरूरी है ताकि आप सभी को पता लग जाए कि भाई कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को बताया था कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो पॉलिटिकल जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, वो हमारी किसी भी काम के नहीं हैं, और जो लोकल खबरें हैं वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो ऐसी खबरें हमें पढ़ने की जरूरत होती है जो यूपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और कभी यूपीएससी में पूछा भी जा सकता है। तो यूपीएससी में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनका एक वजन होता है। ऐसा नहीं कि भाई गली में और जो मतलब गली कूचों की जो खबरें हैं वो यूपीएससी में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन वो पूछी जा सकती हैं, लेकिन उनकी वो जिसे कहते हैं ना कि उनका वो वजन भी होना चाहिए। तो जो जिनमें हमें वजन दिखता है केवल हमें वही पढ़नी है। जैसे कि स्पोर्ट्स में तो 3-4 पेज आते हैं, लेकिन मैंने आपको यही खबर क्यों दिखाई, ठीक है, उसके पीछे ये रीजन है कि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और आप सभी को पता है कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट आज की डेट में एक ऐसा खेल बन गया है, इसको बोलते हैं कि द स्पोर्ट्स ऑफ द नोबल मैन इसको कहा जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो फैक्ट है हो जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। मैंने वादा किया था कि द हिंदू के साथ साथ हम आपको एक्सप्लेन्ड और द वर्ल्ड वाला जो पेज है इंडियन एक्सप्रेस का वो भी कराएंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे ताकि एक ही दिन में आपको इंडियन एक्सप्रेस की और द हिंदू की दोनों क्लासेस हो जाएं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।